लास्ट टॉपिक जो था वो था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। फिर उसी में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था थोड़ा सा बढ़ा के कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो यहाँ तक वो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रहा था। उसके जस्ट बाद ये टॉपिक आता है ओम का नियम, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम तो आपको 10th क्लास में भी ओम का नियम पढ़ाया गया है, यहाँ पे भी ओम का नियम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे प्रूफ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। तो ओम वैज्ञानिक ने अलग अलग धातु के चालक को लेके उनके चालक सिरों पर विभवांतर लगाया और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने पाया क्या कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था मतलब जैसे लंबाई में परिवर्तन ना हो, उसकी मोटाई में परिवर्तन ना हो, और वो खुद पदार्थ बदले ना, और उसका ताप परिवर्तित ना हो, तो अगर चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में चालक के सिरों पर आप विभवांतर लगाएंगे तो धारा आपको प्राप्त होगी। अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा की तीव्रता भी बढ़ जाएगी, यानी जो विभवांतर है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती हो जाएगा। तो यही है ओम का नियम। ओम का नियम के अनुसार किसी भी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः लंबाई, मोटाई और ताप में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर धारा के समानुपाती तब होगा जब चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। यानी कि ओम का नियम एक कंडीशनल लॉ है, शर्त के अनुसार ही कार्य करता है। अगर आप शर्त बदल देंगे, यानी अगर लंबाई परिवर्तित कर देते हैं या फिर चालक की मोटाई परिवर्तित कर देते हैं या चालक का तापमान बदल जाता है, तब विभवांतर बढ़ाने से धारा बढ़ेगा नहीं, विभवांतर घटाने से धारा घटेगा नहीं। लेकिन अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, यानी लंबाई ना बदले, मोटाई ना बदले, उसका ताप ना बदले, पदार्थ ना बदले, तब अगर आप विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा भी विभवांतर के संगत बढ़ती जाती है। यानी विभवांतर जो चालक के सिरों पर विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। यानी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी समानुपाती होगा चालक में प्रवाहित धारा के। ये ओम का नियम है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के साथ एक नियतांक आता है R। अब ये R का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो R इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई है, I या किधर डिवाइड हो जाएगा तो V बाई। अब ये R है का R एक समानुपाती चिन्ह हटाने पे आया, नियतांक है, लिखेंगे जहां R एक नियतांक है। कहते क्या है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो हमने चालक लिया है उसका प्रतिरोध कहेंगे। अभी इसका डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये R है, R को कहते क्या है, एक नियतांक है। चालक का प्रतिरोध कहते हैं इसको। ये प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। अभी आगे पढ़ेंगे इसको। तो R बराबर V बाई A। R का अगर मात्रक देखिए यहाँ पे तो V का मात्रक होता है वोल्ट प्रति, I का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। या इसी को साइंटिस्ट ओम के नाम पे ओम भी कहते हैं इसको। ये हो गया ओम। अब जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा धारा का मान भी बढ़ेगा, नियम कहता है। तो अगर हम ग्राफ खींचने का प्रयास करें, जैसे ये धारा का अक्ष ले ले और ये वोल्टेज का, तो जब वोल्टेज नहीं यानी सिरों पर विभवांतर शून्य है तो चालक में धारा भी क्या हो जाएगा, शून्य। जब विभवांतर कुछ वैल्यू है तो धारा का भी कुछ वैल्यू मिलेगा। जब विभवांतर और बढ़ेगा तो धारा का मान और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता चला जाता है। यही ओम का नियम है। अगर वोल्टेज घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। इस तरीके से
तो यहाँ से आपको एक सीधी रेखा का ग्राफ मिलता है। तो ये जो सीधी रेखा का ग्राफ है इसी को बोलते हैं आर। तो जब भी और आई के बीच में ग्राफ खींचते हैं ओम के नियम के अनुसार, तो आपको एक सीधी रेखा मिलती है जो कि प्रतिरोध को निरूपित करता है। तो आई एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आर एक्स अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बनाए तो आई अक्ष पे जो लंब है, लंब यानी भी, ये वोल्टेज हो गया और ये है धारा। तो थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब यानी भी और बटे आधार यानी आई। तो लंब बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से tan थीटा, देखिए v बाई आई को क्या लिखते हैं, r, यानी tan थीटा किसके बराबर हो गया, विच इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू r, क्योंकि v बाई आई इक्वल टू क्या है, r। यानी जो चालक का प्रतिरोध है वह प्रवणता, tan थीटा क्या बोलते हैं, प्रवणता की क्या है, बराबर होता है। यानी वोल्टेज और धारा की जो प्रवणता है उसके बराबर होता है चालक का प्रतिरोध। ये ओम का नियम है। अब इसी का सत्यापन करेंगे, ओम के नियम का हम क्या करेंगे, सत्यापन। तो इसके लिए फिगर हम ड्रा करते हैं। तो ध्यान रहे जो पीछे फिगर बनाया गया था पिछले टॉपिक में, अनुगमन वेग वाले टॉपिक में, यहाँ पे भी वही फिगर रहेगा। तो सत्यापन यानी इसका डेरिवेशन, ओम के नियम का सत्यापन में एक फिगर है जो कि पीछे भी यही फिगर बनाया गया था। ये कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यानी चालक के सिरों पर इतना विभवांतर आरोपित है। तो यही विभवांतर आरोपित है, आपको दिखाना है। यही विभवांतर किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। तो इसी का डेरिवेशन करना है। तो आपको पता है जैसे विभवांतर इस पर आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की प्रभाव में क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। यानी अभी जो इलेक्ट्रॉनों के पास वेग है वह यादृच्छिक वेग है, यानी अभी यादृच्छिक गति हो रही है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना चालक के प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n। स्मॉल n हमारे इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये भी प्रारंभ में ये यादृच्छिक गति कर रहे हैं, तो इनके पास जो वेग होगा वो यादृच्छिक वेग होगा और सबका अलग अलग दिशा में वेग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्रमशः क्या है, पहले का u1, दूसरे का u2, फिर u3, फिर u4 एंड सो ऑन, n का un, ये है। अब जैसे ही इसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि जैसे ही विभवांतर आरोपित करेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा में गति कराना प्रारंभ कर देगा। तो देखिए यह निगेटिव जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव तरफ आएगा नहीं, किधर जाएगा, धन की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से धन आवेश की तरफ गति करना शुरू कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ गति करेंगे क्योंकि धन आवेश सबको आकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ये क्या करेंगे, गति करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये वैद्युत क्षेत्र जो ई होगा वो वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर होता है, धन से ऋण की तरफ। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, जस्ट विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो उनके वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में यानी वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का वेग
क्रमशः मानते पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1, दूसरे का v2, तीसरे का v3, चौथे का v4, ऐसे ही एंड सो ऑन, nवें का vn हो जाता है। हमने मान लिया प्रारंभिक वेग ये है, वैद्युत क्षेत्र लगा सब एक निश्चित दिशा में गति कर लेंगे तो इनका वेग बदल के v1 v2 ऐसे ये हो जाता है। तो जब वेग परिवर्तित हो रहा है तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो जब त्वरण उत्पन्न होगा यानी आवेश पर बल लग रहा है, तो बल हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले गति का समीकरण लगा लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण या वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति कर रहे हैं, तो यानी वैद्युत बल लग रहा है। तो वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। F बराबर Q इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश E होता है, तो E इंटू कैपिटल E हो गया ये। अब इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान और गुणे त्वरण, तो E कैपिटल E। यहाँ से त्वरण निकालेंगे, त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, E कैपिटल E बाई एम। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम गति का समीकरण लगाएं, क्योंकि जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग v में परिवर्तित हो रहा है, त्वरण a उत्पन्न हो रहा है, तो हम अंतिम वेग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए लास्ट में अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग जो होता है वो हमने पढ़ाया था कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियमित गति करते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसका औसत जो होता है उसको अनुगमन वेग बोलते हैं। मतलब अंतिम वेग का जो औसत निकालेंगे उसको बोलेंगे अनुगमन वेग, यानी v1 v2 v3 का औसत निकालेंगे। तो पहले v1 v2 v3 पता होना चाहिए। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस a इंटू टी। यहाँ टी की जगह क्या होता है, टाउ श्रांति काल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ v1 यहाँ पे u1 और टाउ श्रांति काल जो होता है सबके लिए सेम होता है और त्वरण भी सबके लिए सेम। ये हुआ। ऐसे ही v2 निकालेंगे तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a इंटू टाउ। v3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u3 प्लस a इंटू टाउ। ऐसे ही nवे के लिए निकालेंगे तो vn बराबर un प्लस a इंटू टाउ। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या कहते हैं कि ये v1 v2 v3 सब पता है, तो इसे क्या देते हैं, औसत। अतः अनुगमन वेग बराबर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को किसी से दर्शाते हैं, vd से। vd बराबर औसत कैसे लिखते हैं, पदों का योग, कितने पद है, कुल n, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल कितने पद है, n पद, 1 से लेकर n तक, तो n से भाग हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। vd इक्वल टू v1 का वैल्यू रखते हैं, v2 वैल्यू रखते हैं, v3, यानी सबको ऐड करना। जब सबको ऐड करेंगे देखिए u में ऐड होगा 80 यानी 8 आओ कितनी बार है, n बार। तो 8 आओ n बार जोड़ेंगे और u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे जोड़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, ये सब जुड़ गए। और 8 आओ n बार जुड़ेगा तो कितने टाउ हो जाएंगे, टाउ n 8 टाउ। जैसे a टाउ और प्लस a टाउ लिखेंगे तो कितने हैं, 2 a टाउ। ऐसे इसको n बार जोड़ेंगे तो n a टाउ हो जाएगा, बटे क्या लिखा हुआ है, n। अब इसको अलग अलग, u को अलग करते हैं, इस पूरे को अलग। तो vd बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट करके ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखता हूँ समेशन i का वैल्यू कहाँ से n तक और बटे इसके n, फिर प्लस इसको इसके भाग में, यानी ये पूरा अलग कर और ये अलग, इसको अलग यहाँ भाग करेंगे तो n से n कैंसिल, क्या मिल जाएगा, a टाउ। नंबर 3।
अब जो u होता है प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक मतलब यादृच्छिक वेग, और यादृच्छिक वेग से औसत वेग नहीं मिलता, मतलब अनुगमन वेग प्राप्त नहीं होता, और इस वेग से धारा भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, यानी ये जीरो हो जाएगा। तो ये वी डी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस ए इंटू टाउ, और यहाँ से ए का वैल्यू मालूम है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो वी डी बराबर क्या मिल जाएगा, ए की जगह क्या है, ई, कैपिटल ई अपान यम, और यहाँ पे क्या है, टाउ। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में वी डी बराबर इतना मिल गया। अब यहाँ से अनुगमन वेग हमको पहले से मालूम है, चूंकि अनुगमन वेग वी डी बराबर क्या होता है, यन, या अनुगमन वेग और धारा में संबंध हमको मालूम है। अनुगमन वेग वी डी, सॉरी, धारा बराबर आई बराबर क्या होता है, यन ई ए वी डी। अनुगमन वेग और धारा में संबंध ये मालूम है। यहाँ से वी डी का जो वैल्यू है यहाँ पे लाके रख देंगे, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, यन ई ए, और वी डी का वैल्यू क्या है, स्मॉल ई, फिर कैपिटल ई अपान यम और इंटू टाउ। तो अब हमको ई और आई में संबंध मिला, हमको ई और आई नहीं बल्कि कैपिटल भी यानी विभवांतर चाहिए। तो यहाँ से फिर से हम विभवांतर को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ई करते हैं, तो विच इंप्लाइज दैट ई बराबर क्या मिलेगा आपको, यम इधर डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यम, फिर ये सब मल्टीप्लाई इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यन ई ए, और ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर ए टाउ और इंटू क्या है, आई। ये मिला, यम आके इधर मल्टीप्लाई, यम इंटू आई, बाकी सब इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो यन ई इंटू ई स्क्वायर ए टाउ आके डिवाइड हो गया। फिर लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, विभव और बटे दूरी। तो विभवांतर इन सिरों पर लगाया गया विभवांतर वी वोल्ट, और कितना दूरी इनके बीच में, यल, तो वी बटा यल। तो यहाँ से ई की जगह वी बटा यल लिख देंगे। तो वी बटा यल बराबर क्या मिलेगा, यम अपान यन ई स्क्वायर ए टाउ और इंटू आई। यल इधर डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट वी इक्वल टू यम यल अपान यन ई स्क्वायर ए टाउ टू आई। अब आपको याद हो ये मिल गया, विभवांतर और धारा में संबंध मिल गया। और ओम का नियम क्या कहता है कि जब चालक की लंबाई बदले ना, चालक का क्षेत्रफल यानी मोटाई ना बदले, तो जब लंबाई और मोटाई नहीं बदलेगा मतलब आयतन ही नहीं बदलेगा चालक का, तो जब चालक का आयतन नहीं बदलेगा तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो पहले से ही नियतांक होता है। तो ये सब पूरा क्या हो गया, नियतांक है। तो जब ये पूरा नियतांक है तो भी किसके समानुपाती हो गया, भी समानुपाती हो गया। अच्छा, पहले इसको हम नियतांक है तो इस पूरे नियतांक की जगह मैं लिख देता हूँ आर इंटू आई। यहाँ से भी समानुपाती होगा किसके, आई के। लिख लेंगे जहाँ आर किसको हमने लिखा है, इस पूरे नियतांक को, यानी यम यल अपान यन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। क्योंकि ओम का नियम कहता है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था में तो लंबाई मोटाई में परिवर्तन ना हो। जब लंबाई मोटाई परिवर्तन ना हो मतलब ये सब नियतांक हो गए, ये नियतांक, यल नियतांक, ए नियतांक, यम पहले से नियतांक, यन इलेक्ट्रॉन संख्या पहले से, टाउ भी नियतांक है। तो जब ये पूरा नियतांक है, इस पूरे नियतांक हमने क्या लिख दिया, आर। तो भी बराबर आर इंटू आई। आर नियतांक, नियतांक हटाएंगे समानुपाती हो जाएगा। तो भी समानुपाती किसको हो गया, आई। यही ओम का नियम है, प्रूफ हो गया। और आर का भी वैल्यू हमको मिल गया। तब ये आर का वैल्यू ध्यान रहे, आर का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो यही होता है, यम यल अपान यन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये आर का फार्मूला है, यानी प्रतिरोध के लिए फार्मूला है, याद रहे। इसका मात्रक होता है ओम। ये ओम के नियम का सत्यापन हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। यही आर के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में।